Hello everyone, welcome to Pharma Easier. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on course dispersion, which is part 8. We'll discuss about the formulation of flocculated suspension. इससे previous part में मैंने deflocculated suspension के formulation के बारे में बात किया था, जो उसका method होता है formulation का. So anyways, let's talk about the various formulation method. इसको मैंने already previously भी मैंने describe किया था, but just to summarize and आपका भी रिविज़न हो जाए कि क्या क्या मेथड्स है. फॉर दैट आई एम इंक्लूडिंग द फ्लो चार्ट अगेन. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल्स में आपको वेटिंग एजेंट एंड डिस्पर्सन मीडियम्स, वेटिंग एजेंट एंड डिस्पर्सिंग एजेंट्स आप ऐड करते हो, जिससे कि आपका पार्टिकल्स का पहले तो डिस्पर्सन हो पाए. दैट इज़ आपके जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है वो आपके सॉल्वेंट के टच में आ पाए, सॉल्वेंट के कॉन्टैक्ट में आ पाए, जिसके बारे में मैंने प्रीवियसली डिस्क्राइब किया है. देन इससे आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स मिलेंगे. अब आपके पार्टिकल्स सेटल ना हो जाए उसके लिए आप वेरियस मैकेनिज़म्स पर फोकस करते हो, जिसमें आइदर आप जो है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का यूज़ करते हो, जिससे आपको डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस मिलता है. दैट इज़ डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड व्हीकल. अदरवाइज आप फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स ऐड करते हो एंड फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स के द्वारा आपको फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन मिलता है. और द थर्ड मेथड इज़ आपका फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड का कॉम्बिनेशन. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्लॉकुलेटिंग एजेंट, जिससे आपको फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस मिलेगा. एंड देन आपका फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस के बाद सॉल्वेंट को भी आप जो है डेवलप करते हो, सॉल्वेंट जिसमें आपके पार्टिकल्स आपके तैर रहे हैं, सस्पेंडेड है. इन दैट यू ऐड द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल. सो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल मीन्स आपका जो सॉल्वेंट है उससे आप स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में कन्वर्ट करते हो. दैट इज़ मॉडिफाइड व्हीकल बना देते हो सॉल्वेंट को, जिससे आपका फ्लॉकुलेटिंग सस्पेंशन जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में आपका फॉर्म होता है. सो आपका ये फर्स्ट एंड सेकेंड का कॉम्बिनेशन है. दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, दैट इज़ आपका सॉल्वेंट भी मॉडिफाइड हो, साथ ही साथ आपका पार्टिकल्स जो है वो भी फ्लॉकुलेटेड फॉर्म में आ जाए. सो एनीवेज आज हम डिस्कस करेंगे how we can make the flocculated suspension using various ingredients. So basically आपका control flocculation जो होता है, control flocculation for flocculated suspension preparation. So once the powders are properly weighted and dispersed in a medium, then flocculation can be produced gradually by the addition of flocculating agents such as electrolytes, surfactants and polymers. So आप basically सबसे फर्स्ट स्टेप जो कि मैंने बताया वो सब सारे कैटेगरीज में आता है. फ्लॉकुलेटेड, डीफ्लॉकुलेटेड, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, कुछ भी आप यूज़ करो. सबसे पहला काम होता है कि आपका पार्टिकल्स जो है वो सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, बिकॉज वो इनसॉल्युबल नेचर का है. तो जनरली क्या होता है, जनरली पार्टिकल्स में देखा जाता है कि वो पार्टिकल्स जो है वाटर को एड्जॉर्ब तक नहीं करता. वाटर में डिज़ोल्व होना या वाटर के साथ घुल जाना तो एक अलग बात होती है. कुछ पार्टिकल्स आपके वाटर से वेट भी नहीं होता है. यानी कि आपने बहुत सारे पार्टिकल्स को देखा होगा जो कि कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है. लाइक बहुत सारे पत्तों में आपने देखा होगा जब आप पानी के बूंद को डालते हो वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, जिससे क्या होता है पानी स्मूथली एक ड्रॉपलेट की तरह उसके सरफेस से रिमूव हो जाता है एंड वो बिल्कुल भीगता भी नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपका पार्टिकल सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल. जैसे कि सैंड को ले लीजिए. सैंड भले आपके वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, बट सैंड एटलीस्ट वेट हो जाता है, मीन्स भीग जाता है. वाटर उसके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर वाटर कुछ हद तक उसके बॉडी में भी अब्जॉर्ब हो जाता है. सो वेटिंग आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसके लिए अगर आपका पार्टिकल नेचुरली वेट नहीं हो रहा हो देन आप वेटिंग एजेंट या डिस्पर्सिंग एजेंट्स ऐड करते हो, जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंड हो जाए. आफ्टर दैट फ्लॉकुलेशन, डीफ्लॉकुलेशन, इट इज़ अप टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड योर चॉइस ऑफ फॉर्मुलेशन, जिसमें डीफ्लॉकुलेटेड के बारे में मैंने बताया. सो फ्लॉकुलेटेड में आपका जब प्रॉपरली वेट हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, देन आप फ्लॉकुलेशन क्रिएट कर सकते हो अगर आप फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस बनाना चाहते हो तो. सो वेरियस जो फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स है दे आर आइदर इलेक्ट्रोलाइट्स और सर्फेक्टेंट और पॉलीमर्स. सो फ्लॉक्स प्रोड्यूस करने का क्या एडवांटेजेस है, दैट दे विल नॉट फॉर्म हार्ड केक एंड रीडिस्पर्स ऑन द सेडिमेंटेशन इज़ वेरी ईजी.
सो आपका जो है पार्टिकल्स अगर फ्लॉक्स बन के रहे, दैट इज़ कुछ कुछ पार्टिकल्स एक साथ गैदर अगर होते हैं, तो इससे क्या होगा, कभी भी चांसेस ये नहीं होगा कि वो नीचे जाकर इकट्ठा सेटल हो जाए, बिकॉज वो एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स आपके रहते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो हमेशा फ्लोटिंग कंडीशन पे ही रहता है। वो कभी एक साथ गैदरिंग नहीं करते, अगर वो गैदर होते भी हैं तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो आपके नीचे की तरफ, डाउन तरफ आपके जाएगा, बट कुछ पोर्शन हमेशा जो है, क्योंकि वो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है, तो कुछ पोर्शन आपका नीचे की तरफ जाएगा, कुछ पोर्शन जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ फ्लोट करता ही रहेगा। दैट इज़ एक पर्टिकुलर वो गैदर है जिस गैदर का एक पोर्शन डाउन तरफ हो सकता है, तो दूसरा पोर्शन उसी का दूसरा पोर्शन अप साइड में होगा, जिससे कभी भी हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं होगा। बट अगर पार्टिकल्स इंडिविजुअल रहा तो इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल्स नीचे सेटल होते 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 वो सारा का सारा इकट्ठा होकर आपका जो है हार्ड केक फॉर्म हो सकता है। सो फ्लॉक्स में आपका जो है ये एडवांटेज हो गया कि कभी हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं होगा। देन रीडिस्पर्सन ईजिली हो जाएगा, अगर कुछ पोर्शन क्योंकि नीचे सेटल हो रहा है, दैट इज़ वाई आप अगर सेक करते हो तो वो ईजिली रीडिस्पर्स हो सकता है। एंड इसके लिए जो वेरियस अप्रोचेज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, दैट इज सरफेक्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट, पॉलीमर्स एक्सेट्रा। मोस्ट डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स पोजेस अ सरफेस चार्ज। सो बेसिकली आपका क्या होता है, दैट पार्टिकल्स में जनरली लॉजिक्स क्या है, मोस्टली जो भी पार्टिकल्स आपके फ्लोट करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो जनरली आपके जो है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सो द इंटेंसिटी ऑफ दिस चार्ज कैन बी रिड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ एजेंट्स विथ एन अपोजिट चार्ज, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेसिकली ये जस्ट मैं समराइज कर रही हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर आप फ्लॉकुलेशंस क्रिएट करना चाहते हो यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, दैट आप पार्टिकल्स के चार्जेस को रिड्यूस कर सकते हो। वो जितना भी उसमें पॉजिटिविटी है, आप पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए नेगेटिव चार्ज गिविंग इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हो, जिससे क्या हो कि आपका जितना पॉजिटिव चार्ज है वो रिड्यूस होकर घटते घटते उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा कम हो जाए, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन हो जाए चार्जेस का बाय नेगेटिव टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एक कॉमन एक जस्ट समरी रहा। सो जीटा पोटेंशियल वगैरह डिक्रीज़ हो सकता है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो आपका थोड़ा बहुत जनरेट हो सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म। सर्फेक्टेंट्स में भी बेसिकली आपके वेरियस चार्ज वाले सर्फेक्टेंट्स को लेकर आप जो है इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन सर्फेक्टेंट्स के साथ भी कर सकते हो। सो सर्फेक्टेंट पॉलीमर्स का भी वही है, आपके लॉन्ग चेन्स होते हैं जनरली, एंड ये दिस सब्सटेंसेस एक्ट्स बाय एड्जॉर्बिंग अ पार्ट ऑफ देयर चेन ऑन द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड प्रोजेक्टिंग आउट द रिमेनिंग पार्ट इनटू द मीडियम। यहाँ पे क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट्स एंड पॉलीमर्स के केस में जनरली ये सारे लॉन्ग चेन्स होते हैं। सर्फेक्टेंट्स भी आपके चेन स्ट्रक्चर्स के होते हैं, पॉलीमर्स भी। तो बेसिकली ये क्या करते हैं सर्फेक्टेंट या पॉलीमर्स, ये अपना कुछ पोर्शन से कुछ पार्टिकल्स को एक साथ गैदर भी करता है, एंड हाफ पोर्शन से या फिर कुछ पोर्शन से मीडियम की तरफ घुल भी जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सर्फेक्टेंट का आपको पता है, पोलर सर्फेक्टेंट और पॉलीमर दोनों में होता है पोलर एंड नॉन पोलर, आपका पोलर हेड नॉन पोलर टेल रहता है। तो बेसिकली वो क्या करता है, अपने पोलर हेड से एक पार्टिकल के बजाय बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ गैदर करेगा एंड अपने टेल पोर्शन से नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ जाएगा, अगर आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो। उसी के ऑपोजिटली अगर आपका पार्टिकल्स नॉन पोलर है तो वो अपने नॉन पोलर टेल से कुछ नॉन पोलर पार्टिकल्स को अपने साथ अटैच करेगा एंड पोलर हेड से अपने सॉल्वेंट की तरफ जाएगा, जिससे क्या होगा, पार्टिकल्स कुछ कुछ जो कि सर्फेक्टेंट के वजह से एक एक सर्फेक्टेंट्स पर कुछ कुछ पार्टिकल्स गैदर होकर फ्लॉक्स भी क्रिएट हो रहे हैं, एंड वही फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स फिर आपके जो लिक्विड है सॉल्वेंट है उसके साथ टच में भी आ रहा है। दैट इज़ वेटिंग प्रॉपर्टी भी आपको मिल रहा है, डिस्पर्सन प्रॉपर्टी भी इनटू द लिक्विड, एज वेल एज आपका पार्टिकल्स का फ्लॉकुलेशन भी हो रहा है। उसके लिए कंसंट्रेशन वगैरह होता है जिसको डिटेल्स में आइए जानते हैं। सो बेसिकली जो टाइप ऑफ यहाँ पर अटैचमेंट होता है, फ्लॉकुलेट्स क्रिएट होता है, दे आर जनरली ब्रिज टाइप्स, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका किस तरह से सॉलिड्स एंड सॉलिड्स के बीच में ब्रिज आपके क्रिएट हो रहे हैं। बीच में आपके सर्फेक्टेंट या पॉलीमर्स जनरली रहते हैं जो कि दो पार्टिकल्स के बीच में एक ब्रिज स्ट्रक्चर्स आपका क्रिएट कर रहा है, जिससे कि आपका फ्लॉक्स फॉर्म हो रहा है। सो
द प्रोजेक्शन आउट इनटू द डिस्पर्सन एंड एड्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स, ये आपका मेंशन किया हुआ है। दैट इज़ आपका जो है पार्टिकल्स भी जो है एड्जॉर्ब हो रहा है, साथ ही साथ कुछ पोर्शन जो है वो आपका डिस्पर्सन के लिए भी तैयार है इनटू द लिक्विड, जो कि मैं यहाँ पर आपका जो है डिटेल्स नहीं दिखाया हुआ है, जो कि मैं आपको आगे में जाकर दिखाती हूँ, शो करती हूँ अलॉन्ग विद द पिक्चर्स। सो टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स, सो बेसिकली आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कि मैंने बताया चार्जेस न्यूट्रलाइजेशन ही मेन मैकेनिज्म होता है। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन द फ्लॉकुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन इज डिप्रेटेड विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन कंटेनिंग बिस्मिथ आयन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप लेकर चलो, जैसे कि आपका सस्पेंशन है जिसमें कि बिस्मिथ आयन आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो आपका पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव चार्ज गिविंग बिस्मिथ आयन प्रोड्यूसिंग चार्ज आपके पार्टिकल्स है। एंड यहाँ पर आपको फ्लॉकुलेटिंग एजेंट जो है वो पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि अगर आप सिमिलर चार्ज ले लो तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव आपका चार्ज पार्टिकल्स भी है, उसी के साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट भी अगर पॉजिटिव चार्ज वाला रहा तो पार्टिकल्स के बीच में आपका जो है रिपल्सन ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब पार्टिकल्स ऑलरेडी पॉजिटिव था, उस पर और भी ज़्यादा आपने पॉजिटिव चार्जेस ऐड कर दिए, जिससे क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है और ज़्यादा रिपल्सिव नेचर के हो जाएंगे। एंड आपका पर्पस रिपल्सन क्रिएट करना नहीं, आपका पर्पस है कि पार्टिकल्स जो है उनका चार्जेस न्यूट्रलाइज हो सके, बिकॉज फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स जो है वो जाकर लेयर तो क्रिएट करेगा ही। जो भी फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता ही है, चाहे उसके चार्जेस जैसे भी हो, तो एक कोट क्रिएट करना उसका जो है मैकेनिज्म रहता ही है। बट चार्जेस की वजह से वो या तो चार्जेस का एडिशन हो सकता है या चार्जेस का न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है। तो एनीवेज, जब बिस्मिथ सब नाइट्रेट यू डिस्पर्स इन द वाटर, जब आप डिस्पर्स करते हो उसको, तो बिस्मिथ पार्टिकल्स जो है पॉजिटिव आयंस जो है वो आपके जो है वहाँ से निकलते हैं बिस्मिथ आयंस, जिसके जीटा पोटेंशियल्स वैल्यू, जीटा पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको सरफेस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है। सो जीटा पोटेंशियल वैल्यू जनरली 25 MV आपका होता है, 25 मिलीवोल्ट्स। एंड द लाइक चार्ज ऑन द सरफेस एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्सेस, ऑब्वियसली पार्टिकल्स जो है सारे के सारे पॉजिटिव आयंस, आपके पार्टिकल्स जो है वहाँ पर आयंस में डिसोसिएट हो चुका है बिस्मिथ आयंस, तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स होगा एंड सिस्टम जो है वो डीफ्लॉकुलेटेड नेचर का हो जाएगा। दैट इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स आपके सस्पेंडेड आपको मिलेंगे। बट इंडिविजुअल पार्टिकल जब तक सस्पेंड हो रहा है इट्स ओके, बट वो नीचे सेटल होने पर क्या हो सकते हैं, हार्ड केक फॉर्मेशन हो सकता है। दस आपका रिक्वायरमेंट है कि आप उसको हार्ड केक फॉर्मेशन से प्रिवेंशन के लिए, ये क्योंकि फ्लॉकुलेशन सस्पेंशन आपका अप्रोच है फ्लॉकुलेशन फॉर्म करना, सो आपको वो अटेम्प्ट्स देखने होंगे जिससे कि आप फ्लॉकुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। फ्लॉकुलेशन के लिए पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होना ज़रूरी है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बिकॉज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इटसेल्फ कैन गिव हार्ड केक, उससे भी हार्ड केक फॉर्मेशन हो सकता है। तो आपको सारी चीज़ों का बैलेंस रखना है, दैट इज़ अट्रैक्शन हो बट लिटिल बिट, जिससे आपका फ्लॉकुलेशन क्रिएट हो, ना कि आपके कोएगुलेशंस हो जाए। सो एनीवेज, आप इसमें क्या होगा, इन दिस सिस्टम आप जितना भी उसको स्टर कर लो, शेक कर लो, बट पार्टिकल्स नज़दीक नहीं आएंगे बिकॉज देयर इज रिपल्सिव फोर्स। सो व्हेन फ्लॉकुलेटिंग एजेंट लाइक मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट आप देते हो, जिससे कि फॉस्फेट आयंस रिलीज होते हैं, नेगेटिव आयंस, it is added to the above suspension in small quantities and negatively charged phosphate ions get absorbed on the positive charged bismuth particles। so आपके क्या होंगे, ये जो phosphate ions है which is negative charge, वो आपके bismuth पार्टिकल्स के ऊपर लेयर बनाएंगे, बिस्मिथ पॉजिटिव पार्टिकल्स के ऊपर आपके लेयर्स क्रिएट करेंगे एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आपका क्या होगा, पॉजिटिव आयंस जो है वो कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो जा रहा है एंड दस आपका क्या होता है, जो पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल था आपके पार्टिकल्स का, दैट इज़ जो इलेक्ट्रिकल लेयर्स क्रिएट होते हैं, वो जो पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल था वो डिक्रीज होगा। वाई? बिकॉज कुछ पॉजिटिव आयंस जो है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है आपके पोटेशियम, आपके फॉस्फेट के नेगेटिव चार्जेस से, एंड दस आपका क्या होता है, जीटा पोटेंशियल का वैल्यू जैसे जैसे घटता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली रहता ही है सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हावी होगा, दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इंक्रीज होता जाएगा, उसका जो वैल्यू है वो आपका जो है वो मेंटेन रहता है। बट रिपल्सिव फोर्स जो आपका सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस की वजह से जनरेट हुआ था, पॉजिटिव की वजह से,
तो वो जब धीरे धीरे पॉजिटिविटी जब घटने लगेंगे पार्टिकल्स में, तो नॉर्मली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज़ वैन डर वाल्स फोर्स, वो आपका हावी होगा, दैट इज़ वो आपका जो है रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज रिपल्सिव फोर्स घटते घटते आपका क्या होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू होता है उससे भी कम हो जाएगा, एंड जिसका वैल्यू ज़्यादा वही फोर्स आपका ज़्यादा अप्लाई होगा. सो रिपल्सिव फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा एंड अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा. जो वैन डर वाल्स फोर्स का वैल्यू है, उस वैन डर वाल्स फोर्स के पोटेंशियल की वजह से, उस वैन डर वाल्स फोर्स का जो भी वैल्यू है वो ज़्यादा होने की वजह से, रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में अब जो है गैदरिंग शुरू होगा. दैट इज जीटा पोटेंशियल कम होने लग रहा है, तो पार्टिकल्स जो है वो गैदर होता है. इसको क्लियरली समझने के लिए आपको जो है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जीटा पोटेंशियल, ये सारे चीज़ों को जानना होगा. इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं सरफेक्टेंट्स के, वो आपको स्टडी करना होगा, जिसको मैंने ऑलरेडी जो है प्रीवियस पार्ट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है. दैट इज़ पार्ट 3 और 4 में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. सो आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी. सो एनीवेज आपका देन क्या हो गया, पार्टिकल्स गैदर होने लगेंगे एंड फ्लॉकुलेशन क्रिएट होगा. मैं इमेजेस के द्वारा भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. सो ऑन फर्दर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्पर्स अज्यूम अ नेगेटिव चार्ज. अब आपका जो है पर्टिकुलर, आप जैसे आप सरफेक्टेंट को ऐड किए, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड किए हो, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो. नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या हो रहा है, जो आपके पार्टिकल्स का पॉजिटिव चार्जेस है वो धीरे 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 घटकर आपका क्या हो रहा है, लग रहा है माइनस होते जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन होते जा रहा है. लेकिन अगर आपका जो नेगेटिव आयंस है सरफेक्टेंट का, वो आप और ज़्यादा ऐड करते जाते हो, धीरे धीरे क्या होगा, आपका पार्टिकल पॉजिटिव से आपको न्यूट्रल बनाना है, ना कि पॉजिटिव से उसको नेगेटिव बनाना है. क्योंकि अगर आप अगेन नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा दे देते हो, दैट इज़ फॉस्फेट आयन बहुत ज़्यादा हो जाने से क्या होगा, फिर आपका जो पार्टिकल है उसके चारों तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स का लेयर बन जाएगा. एंड अगर ईच एंड एवरी पार्टिकल्स के चारों तरफ इसी तरह नेगेटिव लेयर्स बन गया, तो अगेन रिपल्सन होगा. पॉजिटिव के बीच में भी रिपल्सन होता है, नेगेटिव के बीच में भी रिपल्सन होता है. सो वहाँ आपका क्या होगा, पहले पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल था, अब नेगेटिव जीटा पोटेंशियल होगा. दस आपको कंसेंट्रेशन हमेशा देख कर ऐड करना है कि उतना ही इलेक्ट्रोलाइट्स आप ऐड करो कि धीरे 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 रिपल्सिव फोर्स घटे एंड अट्रैक्टिव फोर्स अपना काम कर सके. इतना ज़्यादा नहीं कि रिपल्सिव फोर्स घटने के बाद अगेन रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लगे. दैट इज़ एक मैक्सिमम कंसेंट्रेशन होता है. उस कंसेंट्रेशन तक आपका पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज करने में आपका काम आता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स. ज़्यादा ऐड करने से वही इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका एक्सेस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से भी ज़्यादा हो जाएगा. तो क्या होगा, पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज हो गया, बट अब वो आपके जो पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होते हैं. सो एनीवेज देन अगेन वो तब डिफ्लॉकुलेटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. दस आपको फ्लॉकुलेशंस को मेंटेन करने के लिए आपके रिपल्सिव फोर्स को थोड़ा बहुत रिड्यूस करना है, जिससे थोड़ा बहुत पार्टिकल्स में अट्रैक्शन मेंटेन हो सके, ना कि सारा का सारा गैदर होकर आपका जो है हार्ड कोएगुलेशन फॉर्म हो, और ना ही कि आपका पार्टिकल्स अगेन नेगेटिव होकर अगेन उसमें रिपल्सन जनरेट होने लगे. सो दिस इज एविडेंट फ्रॉम इट्स लो वॉल्यूम. आपको कैसे पता चलेगा, जैसे ही अगेन आप इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ऐड करते हो, पहले तो इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे जब ऐड करते हो आपका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम बढ़ने लगेगा. सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के बारे में भी आपको जो है प्रीवियस पार्ट्स में ये सारी चीज़ें आपकी जो है बेसिक पॉइंट्स है जिसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. इसके लिए आपको बिट बाय बिट सारी चीज़ों को देखना समझना होगा. सो बेसिकली आपका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, फ्लॉकुलेशन ज़्यादा होने से सेडिमेंटेशन वॉल्यूम भी आपका ज़्यादा होता है, बिकॉज आपके जो फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो राइज होकर रहता है, फुला हुआ रहता है, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है. जो आपके पार्टिकल्स डीफ्लॉकुलेटेड होते हैं, दैट इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, नीचे तक सेटल होने का टेंडेंसी रखता है, दस उनका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम भी बहुत कम होता है. सो एनीवेज सेडिमेंट्स मतलब ही क्या है, पार्टिकल्स का सेटल होने के बाद पार्टिकल्स का कितना वॉल्यूम है. सो जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हो, जब आपका पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज होने लगेगा, उसमें फ्लॉकुलेशन जनरेट होने लगेगा, तो आपको जो है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ज़्यादा राइज होता नज़र आएगा. वही जब आपको फिर नज़र आए कि पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, वो फिर से घटने लग रहा है, इट मीन्स आप समझ जाओ कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेस ऐड कर चुके हैं, देन यू शुड स्टॉप एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स. सो एनीवेज इस चीज़ को इमेजेस के द्वारा लेट अस अंडरस्टैंड. हियर आई कैन सी दैट पार्टिकल्स जो है जिसमें से कि पॉजिटिव बिस्मथ
का जो आपका आयंस था वो जो है पॉजिटिव आयंस वो आपका बाहर निकल कर आया, आयंस बन गया है। सो ऑब्वियसली पॉजिटिव आयंस सारे के सारे हैं तो वो अपना जो है रिपल्सन क्रिएट करेगा। ये आपके फर्स्ट जो आप देख रहे हो दैट इज़ अनकोटेड, जिसमें कोटिंग नहीं है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हो कोटेड होने लगता है। यू कैन सी दैट नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लेयर है वो आपके पार्टिकल्स के ऊपर जो है अपना लेयर क्रिएट करे, जिससे क्या हो रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आ रहा है। सो सम ऑफ द पॉजिटिव आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय द नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लॉकुलेशन जो है वो क्रिएट होगा। वही अब आप सोच सकते हो जहाँ फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल के लेयर पर 4 पॉजिटिव है, वहाँ अगर आप 3 या 4 नेगेटिव ऐड करते हो तो वो न्यूट्रलाइज होगा। बट अगर आपका 4 पॉजिटिव आयन पार्टिकल के चारों तरफ है एंड आप उस पर 10 नेगेटिव आयन्स का लेयर अगर क्रिएट हो जाता है आपके इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन की वजह से, तो आपका पार्टिकल क्या हो जाएगा, आपका पार्टिकल्स में भले पॉजिटिव है बट पॉजिटिव बहुत कम हो जाएगा एंड आपका जो है पार्टिकल हाईली नेगेटिव हो जाएगा अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। तो अगेन वही सेम चीज़ रिपल्शंस आपका जनरेट होगा, फ्लॉकुलेशंस अगेन ब्रेक होने लगेंगे। सो नेक्स्ट आपका जो है surfactants, how surfactants helps in flocculation, that we will learn. But before that, today's IQ fact. So today's IQ fact is based on dark chocolate facts. Dark chocolates, they are highly nutritious, antioxidant nature, anti-diabetic, prevent cancer, lowers blood pressure, reduce cholesterol, keeps heart healthy, improves blood flow, helpful in weight loss, protects skin from sunlight and improves the brain function. So yes, जो आपके मिल्क या शुगर एडेड चॉकलेट्स होते हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। प्योरली जो डार्क चॉकलेट्स होते हैं उनके काफ़ी न्यूट्रिशंस हैं, एंटीऑक्सीडेंट नेचर भी होता है। दस ये आपके बॉडी में बहुत सारा बेनिफिट्स जो है वो दे सकता है आपको। एंटी डायबिटिक नेचर भी होता है, कैंसर्स प्रिवेंशन में भी काम आता है, ब्लड प्रेशर्स लो करता है बिकॉज ये आपके ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करता है, हार्ट को हेल्दी बनाता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, सनलाइट से प्रोटेक्शन देता है। फॉर दैट अगर आप टॉपिकली अप्लाई करते हो चॉकलेट्स को आपके स्किन पे, तो बेसिकली आपका क्या होता है दैट आपका वो सनस्क्रीन की तरह भी काम करता है। एंड अगेन आपका ब्रेन जो है उसको भी एक्टिवेट करने में आपको हेल्प करता है। दैट इज़ व्हेन एवर यू फील लो, आप जो है चॉकलेट्स अगर डार्क चॉकलेट कंज्यूम करते हो तो आपका ब्रेन जो है वो अगेन एक्टिवेट होगा, कंसंट्रेशन पावर जो है वो आपका इंक्रीज होता है। सो एनीवेज नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द सर्फेक्टेंट्स। सो बेसिकली आपका सर्फेक्टेंट्स का क्या है, दैट सर्फेक्टेंट्स आपके डिस्पर्सन को इम्प्रूव करता है। हाउ, बाय रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन। बेसिकली आपका क्या होता है आपको पता है, सरफेस टेंशन जो है वो वेटिंग एजेंट की तरह भी आपका काम आता है। सो वेटिंग एजेंट्स जो कि मैं आपको बताई दैट इज़ कॉन्टैक्ट में आना, सरफेस आपके पार्टिकल्स के सरफेस के कॉन्टैक्ट में आपका लिक्विड आ पाए, दैट इज़ लिक्विड एंड आपके पार्टिकल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ पाए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पर आपको जो है एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। So when the surfactants reduce the interfacial tension, the liquid becomes capable of displacing the adsorbed film of air from the surface of solid drug particle and facilitates weighting. So basically क्या होता है, जब आपका पार्टिकल वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है तो पार्टिकल के ऊपर ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं रहता है, पार्टिकल के ऊपर एयर का लेयर रहता है जो कि इनविजिबल होता है। आपको पार्टिकल के चारों तरफ एयर का लेयर रहता है, जिसके कारण आप पार्टिकल्स को जब लिक्विड पे डालते हो तो वो लिक्विड को टच नहीं करता, बिकॉज पार्टिकल्स के चारों तरफ एयर का लेयर बना हुआ रहता है जो कि पार्टिकल को आपके वाटर से या आपके लिक्विड से अलग करता है। सो बेसिकली यही सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, इस इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करता है। इंटरफेशियल टेंशन जब रिड्यूस होता है दैट इज़ पार्टिकल्स का इंटरफेशियल टेंशन होना, मतलब पार्टिकल्स हमेशा अपने बल्क के तरफ जाना चाहेगा, मतलब पार्टिकल्स जो है वो दूसरे के पास नहीं जाकर अपने ही मॉलिक्यूल्स के पास गैदर होना चाहेगा। उसी तरह वाटर का भी अगर इंटरफेशियल टेंशन ज़्यादा रहा, वाटर का भी मॉलिक्यूल्स अपने ही वाटर मॉलिक्यूल्स के पास गैदर होना चाहेगा, ना कि आपके सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आना चाहेगा। इसी तरह से अगर दोनों का सरफेस टेंशन ज़्यादा रहा तो दोनों ही अपने सरफेस से किसी और पार्टिकल्स के कांटेक्ट में नहीं आना चाहेगा एंड उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में इंटरफेशियल टेंशन ज़्यादा होने से दोनों सेपरेट होगा। एंड सर्फेक्टेंट्स यहाँ पर क्या करता है, सर्फेक्टेंट्स जो है वो आपके इसी इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करता है। इसके लिए आपको इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज़, सरफेस इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह
जो है उसको आपको डिटेल्स में स्टडी करना होगा। सो जब आपका इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस होता है तो एयर का लेयर धीरे धीरे घटते जाता है। एयर आपका कुछ नहीं है, तब एयर है। अगर आपका वाटर जो है ऐसा कोई मीडियम आप ऐड कर रहे हो लाइक सर्फेक्टेंट जो कि वाटर को पार्टिकल के नज़दीक ला सकता है, देन एयर वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। सो क्योंकि सर्फेक्टेंट जो है उसमें पोलर नॉन पोलर दोनों चीज़ है, तो वो अपने पोलर हेड से आपके पार्टिकल को अगर आपका मान लीजिए कि लिक्विड जो है वो पोलर है, आपका पार्टिकल जो है नॉन पोलर है, तो वो क्या करेगा, सर्फेक्टेंट पोलर हेड से आपके सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर को टच कर लेगा पोलर हेड से, एंड नॉन पोलर हेड से आपके पार्टिकल को। तो बेसिकली क्योंकि सर्फेक्टेंट का एफिनिटी दैट इज़ बाइंडिंग एफिनिटी एयर से ज़्यादा होगा दोनों के साथ, इसी कारण से वो एयर को रिप्लेस करेगा सर्फेक्टेंट, एंड वो वाटर एज वेल एज पार्टिकल दोनों के कांटेक्ट में आएगा। एंड डायरेक्टली आपका वाटर के साथ तो पार्टिकल कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, बट इनडायरेक्टली विद द मीडियम ऑफ सर्फेक्टेंट आपका पार्टिकल जो है वो वाटर के नज़दीक आता है। सो एनीवेज यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट जो है इट शुड बी एडजस्टेड केयरफुली। वाई? बिकॉज वो आपका वेटिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। ऑल्सो इट कैन हेल्प्स इन फ्लॉकुलेशन। सो वेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो वो डीफ्लॉकुलेशंस जो है वो आपका काम आएगा। अदर देन दैट वो आपका फ्लॉकुलेशंस में भी हेल्प करता है। सो फॉर दैट आपका क्या होता है, जब आपका जो सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है, इन दैट केस आपका क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो आपके वाटर के कांटेक्ट में तो आ ही रहा है। दिस में ऑल्सो लीड टू फॉर्म क्लोजली पैक्ड एग्लूमिनेटेड पार्टिकल्स दैट इज़ फ्लॉकुलेशंस भी जो है वो भी आपका क्रिएट हो सकता है। वाई? बिकॉज जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, नॉन पोलर हेड से वो पार्टिकल नॉन पोलर टेल होता है जो कि सर्फेक्टेंट का। नॉन पोलर टेल से वो क्या कर रहा है, वो पार्टिकल्स को टच कर रहा है, एंड पोलर हेड से जो है वो सॉल्वेंट को टच कर रहा है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी और इट इज़ नॉट मेंशन्ड कि वो अपने नॉन पोलर टेल से सिर्फ एक ही पार्टिकल को टच कर सकता है। सो बेसिकली वो अपने नॉन पोलर टेल से बहुत सारे पार्टिकल्स को टच कर सकता है, एंड विद दैट मेथड बहुत सारे पार्टिकल्स को जब वो टेल में टच कर रहा है तो वो सारे पार्टिकल्स जो है वो एक साथ गैदर हो रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपका सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है। सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको इंटरमीडिएट रखना होता है। अगर आप लो सर्फेक्टेंट रखोगे, मतलब बहुत ही कम सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन रखोगे, तो पार्टिकल्स के बीच में वेटिंग भी जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स कोट हो पाएगा, कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल ही कोट नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा बहुत लो रखने से। दैट इज़ किसी भी सर्फेक्टेंट्स में एक कैपेसिटी होता है पार्टिकल्स को होल्ड करने का। अगर आप बहुत कम देते हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही सर्फेक्टेंट सारे के सारे पार्टिकल्स को एक साथ टच कर ले, अपने टेल के साथ जो है बाइंड कर ले? ऐसा नहीं है। उसमें जितना बाइंडिंग एफिनिटी होगा उतना ही वो बाइंड कर सकता है। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आपको ध्यान देना होगा, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आप ले जाओ जिससे क्या हो, सफिशिएंट सर्फेक्टेंट आपका मौजूद हो, जिसमें क्या हो, हर सर्फेक्टेंट अपने जो है पार्टिकल्स को कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ गैदर कर लेता है। दैट इज़ उसके पास जितना सफिशिएंट एफिनिटी होना चाहिए पार्टिकल्स को गैदर करने का, उतना एफिनिटी में वो जो है गैदरिंग करेगा। वही अगर आप सर्फेक्टेंट्स जो है सफिशिएंट से ज़्यादा दे दो तो क्या होगा, इतना आपके पास सर्फेक्टेंट मौजूद होगा कि एक एक पार्टिकल को एक एक सर्फेक्टेंट घेर ले। इन दैट केस आपका जो है पार्टिकल्स में सिर्फ वेटिंग एजेंट का वो काम करेगा सर्फेक्टेंट्स, बिकॉज एक सर्फेक्टेंट 2-4 पार्टिकल को नहीं घेर रहा है, आपने ज़्यादा सर्फेक्टेंट का अमाउंट लिया है, जिससे क्या हो रहा है, सफिशिएंटली हर एक पार्टिकल को एक एक सर्फेक्टेंट का मॉलिक्यूल मिल रहा है, जो कि एक आपका पार्टिकल का कांटेक्ट वाटर से करवा रहा है। दैट इज़ एक पार्टिकल को वो अपने नॉन पोलर टेल से टच कर रहा है, एंड देन वो पोलर हेड से वाटर के पास ले जा रहा है। दस आपको कंसंट्रेशन जो है वो इंटरमीडिएट रखना पड़ता है, ना कि बहुत कम, जिससे कि वो कोटिंग ही ना कर पाए, सफिशिएंटली कैच ही ना कर पाए, पार्टिकल्स को बाइंड ना कर पाए, और ना ही बहुत ज़्यादा हाई अगर आप फ्लॉकुलेशन चाहते हो तब। इन दैट केस बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना है कि सिर्फ वेटिंग हो पाए, दैट इज़ कॉन्टैक्ट में आ पाए पार्टिकल्स, बट आपका पार्टिकल्स जो है
वो एक एक पार्टिकल के पास एक एक सरफेक्टेंट मौजूद हो जाए हाई देने से। वह इंटरमीडिएट के केस में क्या होगा, एक सरफेक्टेंट को 2-4 पार्टिकल्स या कुछ फ्यू अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को टच करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो जो फ्यू पार्टिकल्स एक सरफेक्टेंट के कॉन्टैक्ट में आएगा वो अपना जो है फ्लॉक्स क्रिएट कर पाएगा। होप दैट आपका जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो। जब मैं पॉलीमर्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, जो कि आज नहीं इसके बाद वाले पार्ट में आपका रहेगा, इन दैट पर्टिकुलर पार्ट मैं इमेजेस भी ऐड करूंगी, बिकॉज यही लॉजिक आपके पॉलीमर के साथ भी अप्लाई होता है सरफेक्टेंट्स के तरह ही, बिकॉज बोथ आर सिमिलर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। सो बेसिकली वहाँ आपका जो है ज़्यादा क्लियर आप हो पाओगे विद दैट इमेज विच आई एम टेलिंग हेयर इन थियोरेटिकल मैनर। सो एनीवेज आपका जो है धीरे धीरे आपका क्या होता है, दैट पार्टिकल्स जो है वो गैदर करेगा। हाइवर एट अ पर्टिकुलर surfactant concentration, when the particles possess less surface energy, they are attracted towards each other by van der Waals force, बिकॉज वैन डर वाल फोर्स के द्वारा वो जो है, जब पार्टिकल्स सर्फेक्टेंट्स के पास एक एक सर्फेक्टेंट के टेल के पास बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, तो उनमें जनरली जो वैन डर वाल फोर्स है उससे थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है। सारे के सारे पार्टिकल्स तो गैदर नहीं होंगे। सारा का सारा पार्टिकल्स गैदर कब हो सकता है, अगर आप डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल रखते हो जिसके ऊपर कोई कोटिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, आपका व्हीकल भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो सारे के सारे नीचे जा करके आपका जो है पार्टिकल्स एक साथ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फिर से गैदर होकर एंड आपका हार्ड मास बन जाएगा। तो वो तो नहीं, थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो कि पार्टिकल्स सर्फेक्टेंट एक सर्फेक्टेंट के नज़दीक में आता है, तो वो सारे पार्टिकल्स के बीच में अपना नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड दस वो एग्लूमिनेशन क्रिएट करेगा। ये होता है आपका जब न्यूट्रल सर्फेक्टेंट्स रहा तो। अदरवाइज अगर आपके सर्फेक्टेंट जो है वो आयोनिक सर्फेक्टेंट है, तो दैट इज़ अगर आपका नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स रहा तो वो आपका क्या करता है, उसका प्रोसीड्यूर ये रहता है कि वो अपने नॉन पोलर या पोलर जो भी नेचर होगा पार्टिकल का, उसके हेड पोर्शन या टेल पोर्शन से अपना कुछ कुछ पार्टिकल्स को एक साथ गैदर करेगा और वो पार्टिकल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच हो जाएगा। वही अगर आपका आयनिक सर्फेक्टेंट रहा एंड आपका अगर पार्टिकल्स भी जो है वो चार्ज वाला है, तो वो सेम मैकेनिज्म्स आपका लागू होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में होता है। दैट इज़ आपके कुछ कुछ चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना, जिससे आपका क्या हो, चार्जेस कुछ कुछ न्यूट्रलाइज होगा आपका पार्टिकल्स का, तो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स घटेगा एंड देयर विल जनरेट अट्रैक्टिव फोर्स। सो सर्फेक्टेंट्स एक ऐसा पार्टिकल है, अगर वो आयनिक नेचर का हुआ तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करेगा, अगर वो नॉन आयनिक रहा तो वो पॉलीमर्स की तरह काम करेगा। एंड बेसिकली पॉलीमर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आपका जो है मैकेनिज्म कोटिंग का ही रहता है, जो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का हो सिंपली वैसा ही आपका पॉलीमर्स का भी जनरली नेचर होता है। सो दस आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट इज क्रिटिकल इन अचीविंग फ्लॉकुलेशन। इससे आपको यही पता चलता है दैट सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है फ्लॉकुलेशन या डीफ्लॉकुलेशन क्रिएट करने में। इन केस ऑफ आयनिक सर्फेक्टेंट द हेड पोर्शन अब्जॉर्ब्स ऑन द सॉलिड सरफेस एंड द टेल प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड। जो कि मैंने बताया आपका आयनिक सर्फेक्टेंट क्या केस में क्या होगा, जनरली हेड पोर्शन जो है वो सॉलिड को कैच कर सकता है। वो डिपेंड करता है चार्जेस पे। अगर आपका चार्जेस जो है वो आपका सॉलिड के साथ आपका मैच हो देन हेड पोर्शन वहाँ जाएगा एंड टेल पोर्शन जो है वो आपका बाहर की तरफ रहेगा एंड द फॉर्म ब्रिज, एंड इस तरह से आपका जो है ब्रिज भी फॉर्म होता है पार्टिकल्स के बीच में। सो सच एन अरेंजमेंट ब्रिंग्स अबाउट फ्लॉकुलेशन, प्रिवेंट्स द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉलिड्स। सो यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ सर्फेक्टेंट्स में एक और मैकेनिज्म्स भी देखा जाता है, दैट इज़ जैसे कि सिमिलर पार्टिकल्स है जिसमें कि रिपल्सन हो रहा है, तो इन दैट केस क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे सर्फेक्टेंट आपको लेना होगा अगर आपका पार्टिकल नेगेटिव है। अगर आपका पार्टिकल पॉजिटिव है तो सर्फेक्टेंट आपको नेगेटिव, दैट इज़ आपका पार्टिकल्स के अपोजिट चार्ज का आपको लेना है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी है, अपोजिट चार्जेस का आप लेते हो। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में जिस तरह का आपका हो रहा है दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे एक अलग मैकेनिज्म होता है ब्रिज फॉर्मेशन का, क्योंकि मैंने बताया पॉलीमर्स एंड सर्फेक्टेंट ब्रिज फॉर्मेशन करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, मैं इमेज के द्वारा आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैं आपको जस्ट थियोरेटिकली बता भी रही हूँ इस चीज़ को, दैट इज़ पार्टिकल्स बेसिकली क्या करते हैं, दैट पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज आपके पार्टिकल्स
के मान लीजिए नेगेटिव पार्टिकल को टच कर रहा है एंड उसी सर्फेक्टेंट का अगर टेल पॉजिटिव है तो हेड जो है वो नेगेटिव होगा आयनिक सर्फेक्टेंट के केस में। तो क्या होगा, वो नेगेटिव वाला जो उसका टेल है वो एक पॉजिटिव पार्टिकल्स को पकड़ सकता है एंड फिर आपका जो है वही आपका जो उसका पॉजिटिव हेड है वो फिर एक और पार्टिकल्स के या फिर और एक सर्फेक्टेंट के टेल को टच कर सकता है। इमेजेस के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। सो एग्जाम्पल्स पहले डिस्क्राइब कर देती हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स लाइक सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम डाइऑक्टाइल सल्फोनेट, ये सारे आपके जो है आयनिक टाइप के हैं। नॉन आयनिक का जैसा कि मैंने बताया, नॉन आयनिक जस्ट आपके पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी के बेस पर लिक्विड एज वेल एज सॉलिड पार्टिकल्स दोनों को अपना टच करता है हेड एंड टेल पोर्शन से। दैट इज नॉन आयनिक सच एज ट्विन्स, अज्यूम पार्शियल। ऐसा नहीं है कि आपके सर्फेक्टेंट्स में बिल्कुल चार्जेस नहीं होते, पोलर पोलैरिटीज उसमें रहते हैं, पोलर नॉन पोलर जो भी चीज़ें आप कहो। सो उसमें आपके पार्शियल नेगेटिव चार्जेस रहते हैं जो कि आपका एक्वस के पास चला जाएगा एंड कुछ जो कि मैंने बताया आपका दैट इज़ पोलैरिटी जो है वो आपका वाटर के पास चला जाता है। नॉन पोलर से वो पार्टिकल्स को टच करता है जिससे क्या होगा, डायरेक्ट वो अपने कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। बट आयंस अगर आपके आयनिक सर्फेक्टेंट है तो उसका एक मैकेनिज्म एक अलग ही रहता है। लाइक यू कैन सी इन द इमेज, लाइक चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे कैसे हो रहा है, वहाँ आपने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में यहाँ आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आपके पार्टिकल्स है। सारे में आपका जो है सब अलग अलग होकर, बिकॉज वहाँ पे आपका जो है सफिशिएंट रिपल्सिव फोर्स वहाँ पर काम कर रहा है। सर्फेक्टेंट आप देख सकते हो, हेड इसका नेगेटिव है, टेल जो है इसका पॉजिटिव है। तो बेसिकली क्या होगा, ये अपने नेगेटिव हेड से कुछ कुछ पॉजिटिव चार्जेस को कैच कर ले रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से पॉजिटिव चार्जेस कैच हो रहे हैं। अब इसका जो टेल पोर्शन है, ये टेल पोर्शन जो है जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज है अगेन, वो आपका क्या कर सकता है, दो में से एक चीज़ हो सकता है। या तो ये जो आपका पॉजिटिव टेल पोर्शन है, अगर आपका सॉल्वेंट का नेचर ऐसा रहा कि वो पॉजिटिव को कैच कर सकता है तो डायरेक्टली आपका क्या होगा, ये सर्फेक्टेंट उन सारे पार्टिकल्स को लेकर जाएगा सीधे लिक्विड के पास। इस तरह से पार्टिकल्स जो है वो एक सर्फेक्टेंट के हेड में बहुत सारा गैदर होता है, फ्लॉकुलेशन ऐसे ही क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज अब आपका क्या होगा, सर्फेक्टेंट का भी आपस में जो है अट्रैक्शन होगा। दैट इज़ एक सर्फेक्टेंट का जो नेगेटिव आपका हेड है वो दूसरे सर्फेक्टेंट के पॉजिटिव टेल के साथ टच होगा। एक पॉजिटिव हेड एक पॉजिटिव टेल, यहाँ पर आपका टेल पॉजिटिव है, इसको आप ध्यान में रखो। आपका सर्फेक्टेंट का एक पॉजिटिव टेल दूसरे सर्फेक्टेंट के नेगेटिव हेड के साथ टच होगा, जिससे क्या होगा, कुछ कुछ सर्फेक्टेंट भी यहाँ पर अटैच हो जा रहे हैं एंड अपने साथ आपके पार्टिकल्स को भी गैदरिंग कर रहा है। तो ये भी फ्लॉकुलेशंस क्रिएट करने का एक मैकेनिज्म हो सकता है। या तो फिर पॉजिटिव नेगेटिविटी देखते हुए टच करेगा एक एक सर्फेक्टेंट बहुत सारे पार्टिकल्स को एंड देन वो जो टेल पोर्शन है, टेल पोर्शन से वो अपने लिक्विड के पास ले जाएगा। नॉन आयनिक रहा तो वो सिर्फ पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी के बेसिस पे अपना अट्रैक्शन करता है। चार्ज वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बेसिस में। चार्ज आयोनिक सर्फेक्टेंट आप तभी लोगे अगर आपका पार्टिकल भी चार्जेबल है, तब अगर आपके पार्टिकल्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स न्यूट्रल है देन आपको भी जो है न्यूट्रल या नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स लेना चाहिए। सो एनीवेज विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉलीमर्स फॉर फ्लॉकुलेशन एंड स्ट्रक्चर्ड व्हीकल फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में हम बात करेंगे। And for more videos go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.